गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर एक बार आप जो है वो फिर से बालकनी में वीडियो बनाइए, तो मैंने चलो ठीक है कैमरा उठा के बालकनी में आ गए। ठीक है, ये छोटी सी तब कोई बहुत बड़ी बालकनी नहीं है। मुंबई में आपको पता ही है कि मुंबई में जो है वो फ्लैट्स होते हैं। मुंबई में बड़े बड़े घर या बेंगलोर जो है वो केवल बहुत बड़े लोगों के पास होते हैं। तो इस फ्लैट में हम लोगों ने क्या कर रखा है कि जो बालकनी है उसमें हमने कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं। ठीक है, ताकि ग्रीनरी रहे, क्योंकि पता नहीं पौधों के आसपास रहने में बहुत बड़ा अच्छा सा फील होता है। ग्रीनरी जो है वो आंखों को भी अच्छी लगती है। आपके आसपास तो आप में से कई लोग जो छोटे कस्बे या विलेज में बिलोंग करते हैं वहाँ तो खूब सारा ग्रीनरी होता है और हमें उसे मेंटेन रखना चाहिए। एक्चुअली अब सच्चाई तो ये है कि बॉम्बे में, चूँकि वो बॉम्बे जहाँ प्रॉपर बॉम्बे जो है वो तो एक आइलैंड है और आइलैंड में जगह कम होती है एक्चुअली। ठीक है ना, यानी जो लोग कहते हैं बॉम्बे बांद्रा या वो आगे वाला जो अंधेरी वाला वो सब एरिया है बांद्रा बॉम्बे का, तो वो एक्चुअली वो तो सबर्ब है। ठीक है, मेन जो बॉम्बे आइलैंड है जहाँ मैं रहता हूँ वो एक तरीके से चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है वो। ठीक है, तो यहाँ पर लैंड कम है, इसलिए यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो इसके ऊपर बड़ी लंबे 30 40 मंजिल के बिल्डिंग होंगे। इवन 50 या 60 फ्लोर की बिल्डिंग भी यहाँ पर अवेलेबल है कि बॉम्बे के अंदर। खैर छोड़ते हैं, पर दिस इज दी रियली माय फेवरेट प्लेस। ये बहुत ही जो है वो जिसे बोलते हैं ना एक सुकून देने वाली जगह। यहाँ पे चिड़ियाओं की आवाज़ आती है। इनफैक्ट हम लोगों ने बर्ड फीडर लगा रखा है ताकि बाहर से पक्षी आते हैं, वो कहीं कहीं से तोते वगैरह आते हैं और वो दाना खाते हैं। मेरे को आपको तो पक्षी आते हैं तो मैंने एक बात गौर की कि तोता जो है ना, जो पैरट जिसको हम थोड़ा सीधा समझते हैं, ये बड़ा एग्रेसिव बर्ड होता है। पैरट इज एन एग्रेसिव बर्ड। मैंने देखा पैरट का बिहेवियर, मैंने स्टडी किया, देखा मैंने कि पैरट जो है बाकी बर्ड की तुलना में गुस्सेल और एग्रेसिव वर्ड होता है। पता नहीं आपको ये अनुभव है या नहीं, पर मैंने जो जितना बिहेवियर पैरट का ऑब्जर्व किया उसे समझ में आया कि तोता जो है वो भले ही हम उसको पाल लेते हैं लेकिन तोता होता तेज है वो। ठीक है, चलिए आज एक दूसरी कहानी सुनेंगे हम। आज की जो कहानी है वो कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है और आप बोलोगे सर ये कौन सी कैसी कहानी है। कहानी ये है कि एक आदमी होता है, उसकी 4 बीवियाँ होती हैं। ठीक है, आप बोलोगे सर ये तो बहुत पुराने ज़माने की बात है, तो आज के ज़माने में तो आदमी जो है वो जो है एक बीवी हो ये यही बड़ी बात है। चलो लेकिन मान लेते हैं ना, कहानी है भाई, कहानी की बात सुनते हैं, बाद में फिर हमको शिक्षा भी तो मिलेगी उससे कुछ, है ना। ठीक है, एक आदमी होता है, बड़ा सफल बिजनेसमैन होता है। ठीक है, मतलब एक सफल व्यवसायी होता है और उसके पास उसकी जो है वो उसकी 4 बीवियाँ होती हैं। ठीक, वो अपनी 4th नंबर की वाइफ से बहुत प्रेम रखता है और 4th नंबर की वाइफ के लिए वो नए नए कपड़े लेके आता है, ज्वेलरी लेके आता है, रिस्ट वॉचेज उसे पसंद है तो रिस्ट वॉचेज लेके आता है, अच्छे फ्रेगरेंस लेके आता है, परफ्यूम वगैरह होते हैं ना। तो मतलब 4th वाइफ को वो एकदम पैम्पर करके रखता है उसके, यानी जो मान लो थोड़ी तकलीफ होती है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना, ठीक है, तमाम चीज़ें ने वो अपनी 4th वाइफ का बड़ा ध्यान रखता है कि वो ठीक रहे, उसे कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, फिर उसकी जो 3rd वाइफ होती है, वो 3rd वाइफ को जो है वो उसको जो है जब भी कभी बाहर फंक्शन में जाएगा, किसी दोस्त यार के से मिलने जाएगा, किसी शादी पार्टी में जाएगा, बर्थडे पार्टी में जाएगा, तो हमेशा अपनी 3rd वाली वाइफ को साथ लेके जाएगा। वो 3rd वाली वाइफ को देख के लोग बाग बोलेंगे, थोड़ा लोगों को मन में जलन की भावना होगी और उसको बड़ा अच्छा लगता था कि जो उसकी 3rd वाली वाइफ जब उसके साथ रहा करती थी तो वो आदमी जो है बड़ा प्रिविलेज फील करता था। उसे ऐसा लगता था कि तब कि सब लोग जो है मेरी तरफ अटेंशन दे रहे हैं, पर उसे एक डर भी था। डर ये था कहीं उसकी वो वाइफ उसको छोड़ ना दे, ऐसा डर उसके मन में हमेशा रहा करता था। पर वो कहीं भी बाहर जाएगा तो अपनी 3rd वाइफ को साथ लेके जाएगा। फिर उसकी जो 2nd वाइफ थी, 2nd वाइफ जो है वो उसकी बहुत समझदार थी। उनके जब भी कभी कोई संकट होगा, तकलीफ होगी, बिजनेस में कोई अप एंड डाउन होगा, कोई चीज़ को लेके परेशानी होगा, तो वो अपनी 2nd वाली वाइफ के पास हमेशा जाता था। 2nd वाली वाइफ के पास जाएगा, उसको समस्या बताएगा, फिर वो वाइफ सुनेगी, सलाह देगी, उसको बताएगी क्या करना चाहिए कि ठीक है ये वक्त भी निकल जाएगा। तो उसको बड़ा सहारा था 2nd वाइफ से कि 2nd वाइफ जो है उसकी दुख में, संकट में, जब उसे नीड है, खुशी में, सब में उसका साथ दिया करती थी। वो अपनी 4th नंबर की वाइफ जिसके लिए वो खूब सारे कपड़े लाया करता था, परफ्यूम लाया करता था, वॉच लाया करता था। 3rd नंबर की वाइफ जिसको बाहर लेके जाया करता था। 2nd नंबर की वाइफ जो उसकी बातें सुनती थी, उसको सलाह दिया करती थी। तीनों का बड़ा ध्यान रखता था वो। लेकिन 1st नंबर की वाइफ जो है उसकी तरफ उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। उसने कभी ना उससे प्रेम से बात किया उसने, ना कभी ध्यान दिया उसकी तरफ, और वो मतलब उसने उसको ऑलमोस्ट नेगलेक्ट कर दिया। वो अपने 3 वाइफ में ही व्यस्त था वो व्यक्ति। वो
फर्स्ट वाली वाइफ को वो ऑलमोस्ट भूल चुका था कि ये भी अस्तित्व में एग्जिस्ट करती है। लेकिन फर्स्ट वाली वाइफ जो है वो उसका साथ दिया करती थी, ठीक है, उसको बड़ा मिस करती थी। लेकिन अब चूंकि वो अपनी 3 वाइफ में व्यस्त था तो उसने कभी पहली वाली बीवी को कभी ध्यान ही नहीं दिया उसने। अब समय गुजरता चला गया, व्यक्ति जो आदमी था वो डेथ बेड पे आ गया, मृत्यु शैया पे आ गया, मतलब वो मरने वाला है, ठीक है। अब वो चारों वाइफ उसकी बिस्तर के आसपास, जहाँ बेड पे वो लेटा हुआ है वहाँ पे चारों वाइफ जो है उसके आसपास बैठी हुई हैं, और वो बोलता है कि देखो ऐसा है कि तुम चारों वाइफ मेरी ज़िंदगी में रही, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अब मैं चूंकि अकेला बाहर जा रहा हूँ, मतलब मैं मृत्यु के बाद का सफ़र मुझे मालूम नहीं है किस तरह का है, तो मुझे बड़ा अकेलापन और डर लग रहा है मुझे कि मरने के बाद क्या होगा, कहाँ का सफ़र होगा, किस तरह की जर्नी होती है, मुझे नहीं मालूम कि व्हाट इज़ बियॉन्ड डेथ। पर मैं चाहता हूँ तुम में से कोई एक मेरा साथ दे। तो वो अपनी चौथी वाली वाइफ की तरफ बड़ी हसरत से देखता है कि शायद इसको मैंने जीवन भर बहुत पैम्पर किया है तो ये मेरे साथ रहेगी। तो चौथी वाली वाइफ बोलती नहीं 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 ना ना ना, मैं तुम्हारे साथ जो है वो यहाँ तुम जो है वो मतलब तुम्हारी मृत्यु के बाद सब खत्म, मैं मतलब साथ नहीं आ पाऊंगी, ठीक है। इसलिए मुझसे उम्मीद मत करो, भले ही तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो, पर मुझसे ये वाली उम्मीद मत करो कि मैं मृत्यु के बाद तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर वो थर्ड वाली वाइफ क्यों होता है, थर्ड वाली वाइफ बोलती देखो भैया ऐसा है कि, मतलब भैया नहीं हस्बैंड था उसका, तो बोलती कि देखो ऐसा है कि वो तुम्हारी जो इच्छा है ना, उस इच्छा को जो है मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी, और तुम चले जाओगे तो मेरे जीवन में तो अभी बहुत बहा रहे हैं, बहुत समय है बाकी, तो मैं तो फिर सोचूंगी कि मुझे क्या करना है, तो मैं किसी और से भी मैरिज कर सकती हूँ ना। जब तक मैं तुम्हारे साथ थी पूरी तरीके से तुम्हारे साथ थी, अब लेकिन जब तुम नहीं रहोगे तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा ना। उसे बड़ी निराशा होती कि देखो थर्ड वाली वाइफ इसको सब जगह लेके गया, वैसा बोल रही है। सेकंड वाली वाइफ की तरफ देखता है, सेकंड वाली वाइफ बोलती है कि देखो सब ठीक है, मैं इतना प्रॉमिस करूंगी कि जब तुमको दफनाने लेके जाएंगे या तुमको जलाने लेकर जाएंगे, अंतिम संस्कार करेंगे, वहां तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुमको हमेशा याद रखूंगी, सबसे तुम्हारा जिक्र भी करूंगी मैं, लेकिन साथ नहीं जाऊंगी। अब वो तो निराश हो गया, उसे लगा भाई 3 वाइफ जिनको इतना प्रेम करता था वो तो मना कर दी हैं, अब पहली वाली वाइफ को तो कभी देखा भी नहीं, उसको क्या मतलब, उसको मानकर चल रहा था कि ये तो मना ही करेगी। तो फर्स्ट वाली वाइफ बोलती है आपने मुझसे नहीं पूछा? तो देखता है पलट के, बोलती है मैं आपके साथ जाऊंगी, मैं आपके साथ जाऊंगी, जन्म से लेकर मृत्यु तक मैं आपके साथ रहूंगी, मृत्यु के बाद के सफर में आपके साथ रहूंगी, मैं कहीं और तुम्हारा पुनर्जन्म होगा वहां भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। फर्स्ट वाइफ बोलती है, वो गौर से देखता है अपनी पहली वाली वाइफ को, दुबली पतली सी, एकदम ऐसा लगता है उसे देख के कि मतलब कि इसको किसी ने माल न्यूट्रिशन हो गया और दुबली पतली सी, और जो है वो उसका मतलब समय की बहुत मार पड़ गई हो, इस प्रकार से वो दिखाई पड़ती फर्स्ट वाइफ। लेकिन वो तैयार है उसके साथ में कि मृत्यु के बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, कोई चले जाना चले। अब उस आदमी को जो है वो अपने किए पर पछतावा होता है, वो कहता है देखो मेरी फर्स्ट वाइफ ने मेरे लिए इतना कुछ कर रही है और बाकी 3 जो है वो इतना किया इनके लिए, ये तो साथ छोड़ रही हैं। आप बोलोगे सर इससे क्या शिक्षा मिली? दरअसल अब सुनो ध्यान से बात के, इस कहानी का यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है। बात यह है कि हम सबके जीवन में 4 पार्टनर होते हैं। यस, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, हम सबके जीवन में 4 पार्टनर होते हैं, 4 स्पाउसेस होते हैं, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। और जो हमारी 4th नंबर की वाइफ या 4th नंबर का स्पाउस, गर्ल्स के लिए मैं स्पाउस से पार्टनर बोल उठ के, 4th नंबर का जो हमारा पार्टनर है वो है हमारा शरीर, ठीक है, हमारी बॉडी। हम अपनी बॉडी को पैम्पर भी करते हैं, हम नए कपड़े दिलाते हैं, अच्छी घड़ियाँ खरीदते हैं, वॉच खरीदते हैं, ठीक है, परफ्यूम लगाते हैं। तो हमारी 4th नंबर की जो वाइफ है, जो पार्टनर है, वो हमारा शरीर है, जो हमारे साथ नहीं देगा, मृत्यु के बाद वो यहीं रह जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये 4th नंबर की वाइफ है या 4th नंबर का पार्टनर। हमारा 3rd नंबर का पार्टनर है हमारी धन संपत्ता, हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, वो 3रे नंबर का पार्टनर है, 3rd नंबर की वाइफ है। कि आप जब भी कहीं जाते हैं बढ़िया, आप जो है वो अच्छी से, मतलब आपको देख के व्यक्ति फील करता है कि भाई धनी व्यक्ति, आप धनी व्यक्ति के समान दिखाई देना चाहते हैं। आपको डर इस बात का है कि कहीं आपका धन कोई कहीं और ना चला जाए, कोई आपकी रिचनेस, आपकी जो अमीरी को कोई जो है कम ना कर दे। तो आप हमेशा शो ऑफ करते हैं, दिखाते हैं कि नहीं आई एम द रिच, ठीक है ना। आप
जो है वो अच्छे महंगे आभूषण वो सब लेके मतलब आप बड़ी महंगी कार से उतरने आपके हर एक की चाह होती है। तो हमारी जो थर्ड पार्टनर है वो है हमारी धन संपदा, जो हमारे साथ बिल्कुल नहीं जाएगी, वो यहीं की यहीं रह जाएगी, आपके बाद किसी और की हो जाएगी, वो धन संपदा है। हमारी सेकंड नंबर की जो वाइफ है, सेकंड नंबर का जो पार्टनर है वो है हमारे रिलेटिव्स और हमारे फ्रेंड। हमारे रिलेटिव और फ्रेंड हमें हमेशा सलाह देते हैं, कभी संकट होता है हम उनसे बात करते हैं, हमें सलाह उनसे लेते हैं हम, ठीक है, वे हमारा साथ देते हैं, हमको याद भी रखेंगे मृत्यु के बाद वो, लेकिन हमारे साथ वो नहीं जाएंगे। तो फोर्थ नंबर की वाइफ क्या हो गया? शरीर। थर्ड नंबर की वाइफ क्या हो गया? धन संपदा। सेकंड नंबर की वाइफ क्या हो गया? रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। तो फर्स्ट नंबर की वाइफ कौन है? फर्स्ट नंबर की वाइफ है हमारी अपनी सोल, हमारे अपने कर्म, हमारी अपनी सोल, ये फर्स्ट नंबर की वाइफ है। कभी हमने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी है? कभी अकेले में अपने आप को हमने इंट्रोस्पेक्शन किया है? बहुत रेयर, बहुत रेयर। हम दूसरों की बातें सुनते हैं और उनसे सीखते हैं, उन बातों से हम प्रभावित होते हैं कि दूसरा कुछ बोल देगा, हम अफेक्ट हो गए, दूसरे ने कुछ बोल दिया, मन को खराब लग गया। लेकिन कभी अपने अंतर मन के अंदर झांक के देखा है? कभी अपने आप को जानने की कोशिश की कि हम चाहते क्या है, कि हम खुश नहीं है तो क्यों खुश नहीं है, हम दुखी हैं तो क्यों दुखी हैं, कि हमें क्या चाहिए अपने आप से, क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस है, क्या हमको अपने आप को जो है वो अपनी आवाज़, अंदर की आवाज़ को नहीं सुनना चाहिए? बिल्कुल सुनना चाहिए। सोल, आपको पता है इस सोल का, अब वो जो फर्स्ट नंबर की वाइफ मॉल न्यूट्रिशन में क्यों थी? वो दुबली पतली सी, उम्र की मार लग गई, वैसी क्यों थी? क्योंकि आपने कभी भी आत्मा को उसका पोषण नहीं दिया। और जो सोल होती है, सोल का जो पोषण होता है वो होता है अच्छे कर्म, ठीक है, अच्छे पॉजिटिव एनर्जी, अच्छे कर्म, दूसरे की मदद, ठीक है, एम्पैथी को रखना, ठीक है, सामने वाले व्यक्ति की जरूरत पड़ने पर मदद करना। कोई आदमी यदि आपकी बुराई करता है तो उसको छोड़ देना, उसको ये बोलना है कि ईश्वर करेगा तुम्हारा सब अच्छा होगा, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि देगा, ठीक है, छोड़ देना उसको, ठीक है। बदले की भावनाओं को ना रखना कि भाई हमें बदला लेना है। हमें अपने गुस्से को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, तुम ऐसा सोचते हो तो हम ऐसा करके दिखाएंगे, लेकिन ये हम अपने लिए कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए नहीं कर रहे हैं। तो हमारी जो सोल है ना, जो लोग आते हैं जाते हैं वो आपकी सोल को स्क्रैच कर जाते हैं, ठीक है, और हम उससे अफेक्ट होते हैं। हमें सोल को जो है वो पावरफुल बनाना है हमें, ताकि उस पर कोई स्क्रैच ना कर सके। हमें अपने आप से भी बात करनी है। अपने आप से बात करने का मतलब नहीं कि सड़क पर चलते चलते बोलना शुरू कर दिया खुद से के, ठीक। कभी शांत बैठिए। रोज मैं कहता हूँ आपसे, रोज 10 मिनट अपने आप को दीजिए, 10 मिनट सुनिए कि आपका मन क्या कह रहा है, क्या चाहता है आपसे। क्या मन आपसे कुछ और चाहता है और आप दूसरों की देखा देखी कुछ और कर रहे हैं, तो सफलता नहीं मिलेगी। अपने मन की सुनिए, अपने आप की सुनिए, अपने अंदर अंतरात्मा की सुनिए। आपको बता दूं मैं, चाहे बुरा सा बुरा आदमी क्यों ना हो ना, उसकी अंदर से सोल उससे एक बार जरूर कहती है कि तुम बॉस गलत कर रहे हो, तुम्हारे अंदर गलती है। मेरे फादर बताया करते थे कि कई क्रिमिनल्स उन्होंने देखे, जब जो जज थे तो उन्होंने कई क्रिमिनल का सामना हुआ उनका कोर्ट में, बताते थे कि कई जो बड़े क्रिमिनल्स थे ना, दे ऑलवेज कमिट ए क्राइम और उसके बाद वो पूजा पाठ करेंगे, दूर किसी मंदिर में जाएंगे, रिचुअल्स करेंगे जो होते हैं वो, क्योंकि उनकी सोल हर्ट हो गई है कहीं ना कहीं, और वो उसको खाना पूर्ति कर रहे हैं। वो ऐसा कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं, वो तो ईश्वर की मर्जी, वो अपने आप को कंसोल कर रहे हैं। लेकिन आत्मा तो स्क्रैच होती है। जब भी हम कोई गलत काम करते हैं, किसी के साथ में हम बुरा करने का सोचते हैं, तो हमारी सोल में एक बड़ा स्क्रैच लग जाता है अंदर से, और वही हमारे साथ है जीवन के बाद भी आगे। आप बोलोगे साइंस के स्टूडेंट होकर क्या आप आत्मा को मानते हो? मैं कहता हूं कि आज तक साइंस केमिकल कंपोजिशन तो ढूंढ लिया सेल का, पर एक सेल को लेबोरेटरी में हम नहीं बना पाए हैं। कोई एनर्जी है जो मिसिंग है, और वही एनर्जी सोल है, वही एनर्जी सोल है। तो कैसी लगी कहानी आपको? चलिए बताइएगा जरूर, ठीक है, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी कहानियां ढूंढनी भी तो पड़ती है हमको, है ना। तो हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।